और क्या होता है पावर का दुरुपयोग? पावर का दुरुपयोग यही होता है कि आप अननेसेसरी लोगों को हरेस करें, दबाएं, और जो आपके साथ नहीं चलता उसे देखिए। अब आप एक चीज देखें, ना तो ये अर्नब गोस्वामी जैसे इतने बड़े आदमी को उसे भी जितना परेशान कर सकते कर रहे हैं, ये बेचारे किसी ने फेसबुक पे पोस्ट डाल दी, आम आदमी उसे भी नहीं छोड़ रहा है। यानी इनकी नजर ये देखिए, ये सिर्फ बड़े आदमियों को नहीं टॉर्चर कर रहा है। वरना क्या होता है, आदमी कहता है ये तो छोटा आदमी है, इसने तो पोस्ट डाली है, छोड़ो इसे छोड़ो। ये ना तो अर्नब गोस्वामी जैसे को छोड़ेंगे, ना आप और हम जैसे को छोड़ेंगे। ऐसा हुआ है कि ये पहली बार नहीं हुआ कि अर्नब गोस्वामी पर ऐसी कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी अति हो गई है। वरना पहले ऐसा होता है कि अर्नब गोस्वामी पे एफआईआर हुई है, अलग अलग स्टेट में हुई हैं। एक बार में 100 एक साथ एफआईआर हो गई थी, 200 हो गई थी अलग अलग राज्यों में, ताकि ये बस अर्नब गोस्वामी अपने काम धंधा छोड़ के बस कोर्ट के चक्कर काटते रहे। फिर पालघर वाले मुद्दे में भी देखा गया कि उन्हें 12-12 घंटे बिठाए रखा जेल में, पूछताछ के बहाने से टॉर्चर किया गया। अर्नब गोस्वामी की जो टीम है, चाहे प्रदीप भंडारी हो या और कोई जो लोगों, 1000 लोगों पे एफआईआर कर दी गई थी। अगर वो अब इस पे संज्ञान नहीं लेते तो ये दिवाली भी नहीं मनाने देते उनको। और दिवाली तो छोड़ो, जैसे जैसे ये ज्यादा दिन रखते और ज्यादा उनको फिजिकली असॉल्ट करते और टॉर्चर करते, मेंटली भी वो बहुत टूट जाते हैं। आप पुलिस ऑफिसर हो, आपको ये पता होना चाहिए था कि पहले हम कोर्ट से परमिशन लें। आप पहले कोर्ट से परमिशन लेते फिर अरेस्ट करते, तो आपको कोर्ट से भी सपोर्ट मिलती, और आपके पास जब जनता खड़ी होती तो आपके पास ये भी काउंटर होता, भाई हमने तो लीगल तरह से काम करा। यानी आप बदले की भावना में कानून की निगरानी में गैर कानूनी काम कर रहे हैं। तो यानी इसका मतलब ये कानून से आप गैर कानूनी काम करवा रहे हैं, और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वो आपके प्रेशर में आके, महाराष्ट्र सरकार के प्रेशर में आके या उद्धव ठाकरे के प्रेशर में आके वो ये भी भूल गए कि हमने क्या पढ़ाई करी थी, हमने संविधान की शपथ ली थी, हमने अच्छाई के लिए है ना काम करने का काम करा था, हम बुराई के खिलाफ लड़ने का काम करा था, तो हम बुराई की सपोर्ट में कैसे आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। अर्नब गोस्वामी को कोर्ट ने जमानत दी और महाराष्ट्र सरकार को फटकार भी लगाई है कि महज एक विचारधारा के लिए, आपसे अलग विचारधारा के लिए आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, किसी को परेशान नहीं कर सकते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अमन खान जी, और बात करेंगे इनसे कि सलमान खान को जब हिट एंड रन केस में मुंबई पुलिस पकड़ती है तो उनको बड़े अच्छे से ट्रीट किया जाता है, उनको चाय पानी दिया जाता है, और अर्नब गोस्वामी के साथ ऐसी ट्रीटमेंट होती है जैसे बहुत बड़ा क्राइम किया उन्होंने। तो बात करते हैं अमन खान जी से और बताते हैं कि वो क्या सोचते हैं। तो सर, किस तरीके से देखते हैं आखिरकार जो पूरे देश की लोग मना रहे थे कि अर्नब जल्द से जल्द वापस आए, 8 दिन बाद उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। जी बिल्कुल, पहले तो पूरे देश को इसका इंतजार था कि कब अर्नब गोस्वामी को बेल मिलेगी। तो ये हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत शुक्रिया इसका, हमारी तरफ से भी और देश की जनता की तरफ से। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला कि देखिए, आप सिर्फ महज एक विचारधारा के लिए आप किसी को इतना परेशान नहीं कर सकते अननेसेसरी। और दूसरी चीज़, अगर आपको कोई विचारधारा नहीं पसंद और किसी चैनल को आप लगता है कि वो आपके फेवर में नहीं बोल रहा, तो आप वो चैनल मत देखिए। लेकिन इस तरह से आप कार्रवाई करेंगे बदले की भावना से, तो बहुत गलत है। और इसके साथ साथ महाराष्ट्र सरकार को भी ये सबक मिला कि जैसे उन्हें लग रहा था कि वो किसी भी तरह अर्नब गोस्वामी को दबा लेंगे, तो उन्हें पता चल गया ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा देश जो है संविधान से चलता है। आप से पर्टिकुलर कुछ दिन के लिए तो परेशान कर सकते हैं किसी को, लेकिन आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आपकी जीत हो जाएगी। क्योंकि देखिए, उन्होंने कुछ भी करके इतनी ताकत लगा के हफ्ते भर उनको परेशान करा अर्नब गोस्वामी को, बल्कि उनकी जान को भी खतरा था, जैसा हमें देखने को मिला। उन्हें मेंटली और फिजिकली हैरेस भी किया गया। लेकिन फाइनली जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला सुनाया, उससे हमें पता चला कि हाँ देखिए, हमारे देश में अगर एक बार को देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है। तो पहली चीज़ ये। और उसके बाद भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को भी ये बोला कि भाई आपको बेल रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए थी। कोई ऐसा कोई हमें लग नहीं रहा है कि बेल रिजेक्ट जो करी वो कोई उसका तरीका नहीं था। और जैसे आपने सलमान खान की बात करी, तो ये भी ठीक है, तो आपको देखा जाएगा। बल्कि एक बार कोई ऐसा हुआ, सलमान खान को 5 साल की सजा भी सुना दी जाती है, उसके बाद वो बिना कोर्ट जाए हाथों हाथ बेल ले लेते हैं। यानी आप सीधा वहाँ से जो कोर्ट से सीधा घर जाते हैं, और बड़े बड़े नेता और अभिनेता उनके घर पहुंच जाते हैं। यानी एक क्रिमिनल बंदा जिस पे ऑलरेडी इतने केस चल रहे हो, जिसकी छवि पता है कि हमें कि वो नेगेटिव है, उसके सपोर्ट में पूरी फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल लोग हों, चाहे उद्योगपति हों, सब उनके घर पे जाके और उनको जब बेल मिल जाती है तो उनको सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है। अभी भी आप देखें, जब से अर्नब गोस्वामी ने ये पिछला जो 1 हफ्ता जो काटा है और उनकी फैमिली इतने परेशान रही है, देश आवाज़ उठा रहा था, लेकिन कोई भी, अगर हम इंडस्ट्री का बंदा देखें या बाकी जो चैनल से देखें, कोई उनकी ना तो सपोर्ट में आया और ना उनके खिलाफ भी कोई नहीं बोल रहा। यानी सब इतने न्यूट्रल हो गए हैं। वो ना तो ये दिखा रहे हैं कि भाई देखो अच्छा हुआ अर्नब गोस्वामी अरेस्ट हो गया, ना कोई ये बोलने को तैयार है देखो अर्नब गोस्वामी अरेस्ट हो गया, बहुत गलत हुआ। यहाँ तक कि कल उनको बेल भी मिल गई, तो इतनी बड़ी न्यूज़ थी, लेकिन कोई दिखाने को तैयार नहीं है। ऐसा हुआ है कि ये पहली बार नहीं हुआ कि अर्नब गोस्वामी पर ऐसी कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी अति हो गई है। वरना पहले ऐसा होता है कि अर्नब गोस्वामी पर एफआईआर हुई है,
अलग अलग स्टेट में हुई हैं। एक बार में 100 एक साथ एफआईआर हो गई थी, 200 हो गई थी अलग अलग राज्यों में, ताकि ये बस अर्नब गोस्वामी अपना काम धंधा छोड़ के बस कोर्ट के चक्कर काटते रहे। फिर पालघर वाले मुद्दे में भी देखा गया कि उन्हें 12-12 घंटे बिठाए रखा जेल में, पूछताछ के बहाने से टॉर्चर किया गया। अर्नब गोस्वामी की जो टीम है, चाहे प्रदीप भंडारी हो या और कोई जो लोगों, 1000 लोगों पे एफआईआर कर दी गई थी। यानी शुरू से ऐसा रवैया रहा है सरकार का, सिस्टम का, कि जब भी कोई इस तरह की कोई आवाज़ उठाएगा, सत्य की आवाज़ उठाएगा, या कोई जो गरीबों की आवाज़ उठाएगा, या अपना सनातन धर्म की आवाज़ उठाएगा, तो उसे दबाया जाए। लेकिन अब क्या हुआ, ये जो था ये बहुत टू मच हो गया था, क्योंकि जिस तरह से उन्हें अरेस्ट किया गया वो इलीगल तरह से था। क्योंकि एक तो अगर कोई केस बंद हो गया, उसे रीओपन करने के लिए जो हमारा संविधान जो कहता है, देखिए हमारा देश संविधान से चलता है, वो किसी आप ऐसे नहीं कि बदले की भावना से कुछ भी कर लोगे। तो हमारा संविधान ये कहता है, हमारा कोर्ट कानून ये कहता है कि अगर कोई केस रीओपन भी करना है तो पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। पहले तो परमिशन नहीं ली गई। उसका जिस तरह से उनको अरेस्ट किया गया, वो उसका जो एक्शन था वो इस तरह से था जैसे कोई हार्डकोर क्रिमिनल को अरेस्ट किया जाता है, टेररिस्ट को अरेस्ट किया जाता है, या फिर कोई देश तोड़ने की गतिविधियों में, देश के खिलाफ कोई एक्टिविटीज में वो कोई शामिल हो, या कुछ हमें इस तरह के देखा जाए। जबकि जो इस तरह के लोग हैं हमारे देश में, कई ऐसे लोग हैं जो हमारे तिरंगे का अपमान करते हैं, देश का अपमान करते हैं, और जी हमारे जो हैं टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे हम देखें जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, उनको भी इस तरह से अरेस्ट नहीं किया गया है। जब से कल और कई औरतें हमने और बच्चे देखे, वो रो रहे थे आंसुओं से कि अर्नब गोस्वामी को रिहा करो। वो क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जब सबको पता है कि आप बदले की भावना से उनको परेशान कर रहे हो। वरना देखिए, अगर कोई आदमी गलत होता है तो उसके साथ इतना समर्थन नहीं मिलता। और हम तो ये कह रहे हैं, अगर कोई किसने गलत भी करा तो उसको एक प्रोसेस के तहत आप उस पर कार्रवाई करो। ये साफ दर्शाता है कि आप बदले की भावना से काम कर रहे हो। जैसे कि अगर आप किसी का ऑफिस तोड़ देते हो, रातों रात बीएमसी का ऑर्डर दे देते हो, अब बात ये नहीं कि उसका जो ऑफिस था वो लीगल था इलीगल था, लेकिन जिस तरह से एक्शन किया गया वो इलीगल था। ऐसी जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया, और इस तरह से अरेस्ट किया गया, अगर मैं पिछले कई साल देखूं, जब से मैं देखता हूं, मैंने आपको फिर बताया, जिन पे देश तोड़ने के बातें हों, देश विरोधी गतिविधियों में जो शामिल हों, या टेररिस्ट हों, या कोई बड़े हार्डकोर क्रिमिनल हों, उन पे भी मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कार्रवाई की गई होगी जैसे अर्नब गोस्वामी पे की गई है। तो इससे, और जो टीम बनाई गई आप देखें, वो भी कितनी, उसमें क्या कहते हैं अपना एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, यानी आप देखिए, आप एक पत्रकार को, अर्नब गोस्वामी को पकड़ने के लिए पहले आप उसके घर के बाहर देखिए, ये जब समझ आता है, मैं आपको बताऊं, अगर अर्नब गोस्वामी छुपे बैठे होते, अंडरग्राउंड हो गए होते, फोन बंद कर दिया होता, अपने स्टूडियो नहीं जा रहे होते, मुंबई में नहीं होते अपने घर पे, तब अगर आप कोई ऐसा ऑपरेशन अर्नब करते, उनको किसी रिश्तेदार के घर से पकड़ के लाते जहां वो छुपे हुए होते, किसी होटल में छुपे हुए होते वहां से पकड़ के लाते, या फिर अगर आपने उनको नोटिस भेजे होते, सम्मन भेजा होता, और वो आपको आ नहीं रहे होते, मान लो आपने उन्हें नोटिस भेजा, भाई अर्नब गोस्वामी हम आपको ये केस में दोबारा से रीओपन कर रहे हैं, और वो आपका फोन नहीं उठाते, आपको रिस्पॉन्स नहीं करते, तब तो आप ये बोलते भाई ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, अब हम इसको अरेस्ट करेंगे, तब भी समझ आता। वो बंदा जो हर बार जब भी आप सम्मन भेजते हो, वो बंदा या उसकी जो टीम होती है, वो हर बार जाके आपको रिस्पॉन्स देती है, और जो भी पूरा वो सहयोग देती है जितना होता है, उसके बाद आप इस तरह से। और आप एक चीज़ और देखें, यही मुंबई पुलिस जब टीआरपी स्कैम होता है, तो मुंबई पुलिस के कमिश्नर अपना परमवीर सिंह और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सम्मन भेजते हैं, यानी बोलते हैं भाई हम अर्नब गोस्वामी को सम्मन भेज रहे हैं क्योंकि इसने टीआरपी स्कैम करा है। यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे अगर आपको उसे अरेस्ट करना है, या आपको कोई उसके कोई केस रीओपन करना है, तो आप सांस भी लेते हैं, टीम भी बना देते हैं, टीम का गठन भी कर देते हैं 40 टीम का, फिर उस पर उसके घर के बाहर इंक्वायरी भी, मतलब पहले पूरे देखते हैं वो कितने बजे आ रहा है जा रहा है, और फिर उसे ऐसे अरेस्ट कर लेते हैं। यानी सर एक चीज मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक चीज पूछना, जिस तरीके से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को भेजा गया था वहां पर, कहीं ऐसा तो नहीं था कि अर्नब थोड़ा सा भी इधर उधर हिलने की कोशिश करते हैं और उनको इस इल्जाम पर मार दिया जाता कि वो भागने की कोशिश कर रहे थे और इसलिए उनको मारना पड़ा, या अर्नब ने हम पर गोली चलाई या कुछ किया इसलिए उनको मारना चाहिए? इस प्लानिंग से तो नहीं गई थी कहीं पुलिस वहां पर? 100%। और ये चाहे भले ही उस दिन ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी भी ऐसा कुछ कर देते, देखिए क्या होता है बाद में हमारे देश में, तो इनको पता होता है कि फिर तो केस चलता रहेगा, हम बता देंगे ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, लेकिन फिलहाल तो इनका मकसद यही था, इतना बड़ा है, पहले तो उसे मेंटली उसे ये प्रेशर देना और ये दिखाना कि भाई अब तू बड़े चंगुल में फंस गया है, क्योंकि जब इस तरह के वो ऑफिसर देखे तो उसे लगेगा भाई मैंने क्या क्राइम कर दिया, हो जाएगा। लेकिन आप इस तरह से उसे जिस तरह से असॉल्ट कर रहे हो मेंटली फिजिकली, और उसे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि अब तू बहुत फंस गया और अब तू बच नहीं सकता, ये बहुत गलत है। सर केस अगर रीओपन होना ही था तो फिर तो जिया खान का भी केस रीओपन होना चाहिए, जिसमें सूरज पंचोली, सलमान खान के जो खास है उनका साफ साफ जो उनका नोट था, सुसाइड नोट, उसमें नाम है, तो वो केस रीओपन क्यों नहीं होता? क्या कहना चाहेंगे इस चीज पर आप? बिल्कुल सही बात है।
यही तो बात है। अब जैसे अगर हम जैसे जब बीएमसी ने जो कार्रवाई करी थी कंगना रनौत पे, तब भी हम बोल रहे थे कि अगर दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी वहां पे है आज की तस्की मतलब वो वहीं की वहीं है, जो कि तू जैसी 10 साल पहले थी, 20 साल पहले थी। यानी उसमें क्या होता है भाई, पता चलता है हमें कि वो बीएमसी के पास अभी उतना स्टाफ नहीं है, अभी ये नहीं है वो नहीं है, तो अभी धीरे धीरे होगा। मुंबई में क्या ऐसी प्रॉपर्टी जो इलीगल है, एक तरफ आप बदले की भावना से एक लेडी बोल रही भाई मुझे 1 हफ्ता दे दो, है ना, मैं आके बात करूंगा, आप उसे तोड़ देते हैं। यानी ये सब चीजें ये बताती हैं कि अब जैसे जिया खान की आपने बात करी, अब उसने सुसाइड नोट भी लिखा था। यानी अगर एक बंदा जब आप बता रहा है भाई मेरे साथ क्या गलत हुआ, और वो जग जाहिर भी है, कई चीजें होती हैं जग जाहिर होती हैं। जी। एक केस जो बंद हो गया, आप उसे इस तरह से रीओपन कर रहे हो, वो भी एक इतने बड़े चैनल का चीफ एंड एडिटर है, आप उसे तो इस तरह ट्रीट कर रहे हो जैसे क्रिमिनल हो। दूसरी तरफ अगर हम इसकी सूरज पंचोली की बात करें या आदित्य पंचोली की बात करें, तो इन लोगों के ऊपर ऑलरेडी कई और दूसरे भी मामले इन पे। आपसे बात जिया खान की नहीं है, अगर आप इनका और इनके जो फादर का बैकग्राउंड देखें तो कई ऐसी जो लेडीज़ हैं और कई ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने इनकी लाइफ ख़राब करी है, लेकिन आप इनको बाइज्जत बरी कर देते हैं। इनका केस ना तो रीओपन होगा, और अगर खुदा ना खास्ता रीओपन हो भी गया तो इन्हें आप ऐसे ट्रीट करोगे जैसे सेलिब्रिटी की तरह ही। जी 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 जी। ये आपके पास आएंगे, आप इनके साथ फोटो खिंचाएंगे, ये जब आपके सामने चेयर पे बैठेंगे, पैर पे पैर रख के बैठेंगे, आप इन्हें चाय पानी नाश्ता कराओगे और 2-2.5 घंटे अंदर बिठाए रखोगे। और हम लोगों को क्या गलत फहमी होगी, न्यूज़ वाले क्या दिखाएंगे कि वो जी आदित्य पंचोली या सलमान खान या संजय दत्त 2 घंटे से पूछताछ की जा रही है, जबकि 2 घंटे पूछताछ नहीं की जा रही, 2 घंटे से अंदर वो चाय पे चर्चा चल रही है, अपने चाय नाश्ते हो रहे जी, जी, हैं। जी। और हम लोग इसमें रहते हैं, देखो और संजय दत्त को 2 घंटे से बिठा के रख रखा है, आदित्य पंचोली को 2 घंटे से बिठा के रख रखा है, कुछ नहीं बिठा के रख रखा। एक तरफ और अर्नब गोस्वामी को आप इस तरह से आप देखें किस तरह से उसे कितना, हमने तो सिर्फ अगर हम बाहर से हमें इतना बुरा लग रहा था कि किस तरह से उसे टॉर्चर किया जा रहा है, उनके साथ क्या बीती होगी और उनके परिवार के साथ क्या बीती होगी। तो ये तो मैंने बोला कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर वो अब इस पे संज्ञान नहीं लेते तो ये दिवाली भी नहीं मनाने देते उनको। और दिवाली तो छोड़ो, जैसे जैसे ये ज़्यादा दिन रखते और ज़्यादा उनको फिजिकली असॉल्ट करते और टॉर्चर करते, मेंटली भी वो बहुत टूट जाते। तो ये बहुत ज़रूरी था, और जनता में भी बहुत एक अच्छा माहौल बना। और अब देश की जनता दिवाली सुपर हीरो की तरह उनका स्वागत किया। जब वो जेल से निकले तो जेल के आसपास पूरी भीड़ जनता उमड़ के उनको देखने गई थी कि जैसे कोई शेर बाहर आया हो। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली बात तो जो हमारे त्योहार है, त्योहार का तोहफा मिल गया। देखिए दिवाली और होली ये इतने बड़े त्योहार हैं कि अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, अगर हम तो त्योहार तो कहे जाते हैं, लेकिन ये सबसे बड़े त्योहार माने जाते हैं। तो दिवाली और त्योहार है जो उसकी भी हमारा मज़ा बढ़ गया है। तो क्योंकि पहले हम लोग इतने पैंडेमिक से परेशान थे, कोरोना था, ये था, पहले हमारी जो त्योहारों की खूबसूरती और वो है उन समय पहले उतना कम हो गया। लेकिन अभी अर्नब गोस्वामी के मिलने लोगों में एक ऊर्जा आई है और हिम्मत बढ़ी है। और एक चीज़ और बढ़ा है, कानून के प्रति भरोसा। वरना देखिए क्या होता है, देखिए इंसान जो होता है कोई भी हो, भले वो मैं हूँ, हम लोग नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं। यानी हमें अपनी कोर्ट पे तो भरोसा है, हमें पुलिस पे ही भरोसा है, हमें अपने सरकारों पे ही भरोसा होता है, लेकिन बहुत जल्दी हमें ऐसा लगता है नहीं यार, अब लगता है इस देश में जो है सच बोलने वाले को या जो गरीब इंसान को या अगर कोई आना जो कमज़ोर आदमी है तो उसे इंसाफ नहीं मिलता। तो अलग अलग कैटेगरी हैं। लेकिन कभी जब इस तरह के हमें देखने को मिलता है, तो हमें जब इस तरह के फैसले आते हैं हमें पता चलता है हाँ जी, सच बोलने वाले को भी इंसाफ मिल सकता है, कभी गरीब को भी इंसाफ मिल सकता है, और ज़रूरी नहीं कि हर बार पावरफुल आदमी जीत ही जाए। तो ये उसका है। उसके बाद उद्धव ठाकरे को भी ये पता चल गया और महाराष्ट्र सरकार को भी पता चल गया कि आप वक्ती तौर पे तो किसी को भी परेशान कर सकते हो, किसी का घर तोड़ के, ऑफिस तोड़ के, अरेस्ट करके, लेकिन आप जीत नहीं सकते। जीत इसलिए नहीं सकते क्योंकि आपकी जो बदले की भावना है वो आपसे इलीगल काम करा रही है। आपको बदले की भावना है, पहली बात तो कोई बात नहीं, चलो आपको बदला किसी लेना है तो बदला लेने का जो तरीका है वो तो लीगल होना चाहिए। यानी एक तो ये भूल जाते हैं। आप एक चीज़ देखिए, इसमें भी बड़े एक सोचने वाली बातें, जो पुलिस है इनके IPS ऑफिसर्स हैं, इतने बड़ी बड़ी डेजिग्नेशन पे हैं, जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, उनको ये नहीं पता कि हम जिस केस पे उसको अरेस्ट करने जा रहे हैं उस केस के लिए पहले हमें कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब एक चीज़ सोचिए, अगर आप पत्रकार हैं तो आपको जो पत्रकारिता है उसके जब रूल्स तो आपको पता होने चाहिए। अगर आप एक बड़े ऑफिसर हैं, आपने UPSC का एग्जाम दिया होगा, आपने क्लियर किया होगा, तो अब ये तो बात हो गई, अब वकील को धारा ही ना पता हो, 302 क्यों लगाई जाती है, 420 क्यों लगाई जाती है। अगर आपको पता ही नहीं 420 चोरी की धारा होती है तो आप काहे के वकील हो। आप पुलिस ऑफिसर हो, आपको पता होना चाहिए था कि पहले हम कोर्ट से परमिशन लें।
आप पहले कोर्ट से परमिशन लेते फिर अरेस्ट करते, तो आपको कोर्ट से भी सपोर्ट मिलती, और आपके पास जब जनता खड़ी होती तो आपके पास ये भी काउंटर होता, भाई हमने तो लीगल तरह से काम करा। यानी आप बदले की भावना में कानून की निगरानी में गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो यानी इसका मतलब ये कानून से आप गैर कानूनी काम करवा रहे हैं, और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वो आपके प्रेशर में आके, महाराष्ट्र सरकार के प्रेशर में आके या उद्धव ठाकरे के प्रेशर में आके वो ये भी भूल गए कि हमने क्या पढ़ाई करी थी, हमने संविधान की शपथ ली थी, हमने अच्छाई के लिए है ना काम करने का काम करा था, हम बुराई के खिलाफ लड़ने का काम करा था, तो हम बुराई की सपोर्ट में कैसे आ सकते हैं। तो ये बड़ा बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक है, और ये जल्दी, क्योंकि अगर इस पे और जल्दी इस पे महाराष्ट्र के सरकार पे कुछ एक्शन नहीं लिया गया तो धीरे धीरे और परेशान करेंगे। और बात सिर्फ उद्धव की, राष्ट्र अपने अर्नब गोस्वामी की नहीं है, अर्नब गोस्वामी तो एक बड़ा चेहरा है, चलिए समर्थन उनके साथ मिल गया, ये कई लोगों को दबा रहे होंगे और परेशान कर रहे होंगे जिनको, जो हमारे सामने भी नहीं आ रहे हैं। और क्या होता है पावर का दुरुपयोग? पावर का दुरुपयोग यही होता है कि आप अननेसेसरी लोगों को हरेस करें, दबाएं, और जो आपके साथ नहीं चलता उसे, देखिए अब आप एक चीज देखें ना, तो ये अर्नब गोस्वामी जैसे इतने बड़े आदमी को उसे भी जितना परेशान कर सकते कर रहे हैं, ये बेचारे किसी ने फेसबुक पे पोस्ट डाल दी, आम आदमी उसे भी नहीं छोड़ रहा है। यानी इनकी नजर ये देखिए, ये सिर्फ बड़े आदमियों को नहीं टॉर्चर कर रहा है, वरना क्या होता है, आदमी कहता है ये तो छोटा आदमी है, इसने तो पोस्ट डाली है, छोड़ो से छोड़ो। ये ना तो अर्नब गोस्वामी जैसे को छोड़ेंगे, ना आप और हम जैसे को छोड़ेंगे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, या बाई चांस ऐसा कभी होता हो कि एक महाराष्ट्र सरकार के लिए पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यानी आप एक चीज देखें, महाराष्ट्र में कुछ गलत हो रहा है, लेकिन दिल्ली भी परेशान है, हरियाणा भी परेशान है, यूपी भी परेशान है। वो इसलिए परेशान है क्योंकि देखा देखी चला होता है। आज अगर हम महाराष्ट्र को इतना सपोर्ट करेंगे और उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, कल को जो दूसरे राज्यों की सरकार है वो भी इस पे उतर आएंगे। वो कहेंगे देखो उद्धव ठाकरे ने सबक सिखा दिया ना अर्नब गोस्वामी को, देखो उद्धव ठाकरे ने सबक सिखा दिया ना कंगना रनौत को। तो इससे क्या होगा, बाकी लोगों को ये सबक मिलेगा कि भाई ऐसा नहीं है, उसने सबक तो सिखा दिया लेकिन उसके बदले उसे कोर्ट से फटकार भी मिली और उस पर जो कार्रवाई भी हुई। तो इसलिए उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अर्नब गोस्वामी तो छूट गए, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार पर जिन लोगों ने उसे अरेस्ट करा था इलीगल तरह से, उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी